अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एवरीवन। आज हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का लेक्चर नंबर 1 है और आज के लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, उसका टेबल क्या है। पहले हम इस लॉ की ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे, किस तरह ये लॉ पास हुआ, फिर ऑपरेशन कब से ये लॉ इन्फोर्स्ड है, फिर ऑब्जेक्ट एंड पर्पस, स्कीम ऑफ सीआरपीसी, और इसके बाद क्या ये एडजेक्टिव लॉ है या सब्सटेंटिव लॉ है, और फिर हम देखेंगे कि जो स्पेशल या लोकल लॉज हैं उनके ऊपर ही अप्लाई होता है या नहीं, और क्या ये कोड एग्जॉस्टिव है, और क्या ये सेंट्रल लॉ है या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटर्स भी इसे अमेंड कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो पहले ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं। तो 1882 से पहले तक सब कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी यूनिफॉर्म क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ मौजूद नहीं था। ठीक है, यानी कि प्रोविंसेस में और जो प्रेसिडेंसी टाउन्स वगैरह थे, हर जगह पर अलग-अलग क्रिमिनल प्रोसीजर लॉज को फॉलो किया जाता था। हर जगह क्रिमिनल प्रोसीजर अलग था। ठीक है, तो ये जो अलग-अलग लॉज थे प्रोविंसेस के अंदर, इनको चेंज किया गया। एक जर्नल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोवाइड किया गया प्रोविंसेस के लिए, सूबों के लिए, कब? 1861 के अंदर। ठीक है, तो पहला जर्नल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कब बनाया गया? 1861 के अंदर, जो सिर्फ कहाँ पर अप्लीकेबल था? प्रोविंसेस के अंदर अप्लीकेबल था। ठीक है, फिर इसे रिप्लेस किया 1872 के एक्ट ने। 1872 के अंदर एक नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आया और जिसने 1861 को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह पर ये अप्लाई होने लगा। और फिर इसके बाद एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए। वो जो पिछले थे 1861 वाले या 1872 वाले, वो सिर्फ प्रोविंसेस की हद तक थे। फिर पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए एक क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ बनाया गया, कब? 1882 के अंदर। फिर इसी 1882 वाला जो कोड था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसके अंदर जो कमियां थी उन्हें पूरा किया गया और एक नया लॉ बनाया गया 1898 के अंदर, जो आपका प्रेजेंट कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। जब 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में भी यही लॉ है और पाकिस्तान में भी यही लॉ है, और 1898 के बाद अब तक कई सारी अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, इंडिपेंडेंस से पहले भी और इंडिपेंडेंस से बाद भी। तो अब इस साल 2023 तक भी इसके अंदर अमेंडमेंट्स हो रही हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी ब्रीफ हिस्ट्री। फिर हम देखते हैं कि ये कब से एप्लीकेबल है। ऑपरेशन इसका देखते हैं। तो इनेक्टमेंट डेट क्या है, यानी कि कब से ये लॉ पास किया गया? तो 22 मार्च 1898 को ये लॉ पास किया गया। और कमेंसमेंट डेट कौन सी होती है? वो डेट जिस डेट से ये लॉ इन्फोर्स्ड है, लागू है। तो कब से इन्फोर्स्ड है? ये 1 जुलाई 1898 से ये लॉ इन्फोर्स्ड है। अच्छा, तो इन दोनों डेट से आपको क्या समझ में आया कि ये जो लॉ है किस तरह का लॉ है? एक प्रोस्पेक्टिव लॉ है। प्रोस्पेक्टिव लॉ वो लॉ होता है जो कि किसी फ्यूचर डेट से एप्लीकेबल हो या उस डेट से एप्लीकेबल हो जिस डेट को वो पास हुआ है। ठीक है, यानी कि इससे पहले के जो इवेंट्स हैं उसके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका पर्पस क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है? टू इंश्योर फेयर ट्रायल एंड टू डू जस्टिस, कि जो एक्यूज्ड है उसका जो ट्रायल है वो फेयर चले, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, उसके खिलाफ जो चार्जेस, जो एलिगेशंस होते हैं उसे इन्फॉर्म किया जाए और वो अपने आप को डिफेंड कर सके। तो इस लॉ का, इस प्रोसीजर का मकसद क्या है कि जब भी किसी का क्रिमिनल ट्रायल चलाया जाएगा तो उसका ट्रायल फेयर होना चाहिए, एंड टू डू जस्टिस, और इंसाफ करना, यानी कि जो शख्स मुल्जिम है अगर उसने वो ऑफेंस कमिट किया है तो उसे पनिश करना, और अगर उसके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस हैं तो उसे एक्विट करना, रिहा करना। ठीक है, तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स हैं क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ के। और पर्पस क्या है कि जो लोग ऑफेंडर्स होते हैं, ऑफेंडर कौन है? जो पर्सन ऑफेंस कमिट करता है। एक्यूज उसे कहते हैं जिसके ऊपर एलिगेशंस हों। जब उसके ऊपर एलिगेशन साबित हो जाए कि इसने ऑफेंस कमिट किया है तो फिर हम उसे क्या कहते हैं? ऑफेंडर। ठीक है, तो इस लॉ का पर्पस क्या है कि जो ऑफेंडर्स हैं उन्हें पनिश करना। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं स्कीम, यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का फ्रेमवर्क किस तरह है। तो इस कोड के 9 हिस्से हैं, 9 पार्ट्स हैं, और इन 9 पार्ट्स के अंदर 46 चैप्टर्स हैं टोटल, और इन 46 चैप्टर्स के अंदर 565 टोटल सेक्शंस हैं सीआरपीसी के, और इसके अलावा 5 शेड्यूल्स भी हैं इसके, जिसमें से 1-2 ओमिट हो चुके हैं। और लास्ट में क्या दिए हुए? फॉर्म्स दिए हुए। फॉर्म्स में क्या है कि समन्स किस फॉर्म में होंगे, वारंट किस फॉर्म में होंगे, तो एक आइडिया वहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरह कौन सी चीज़ लिखी जाएगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये किस तरह का लॉ है। एडजेक्टिव लॉ है कि ये सब्सटेंटिव लॉ। एडजेक्टिव लॉ को हम क्या कहते हैं? प्रोसीजरल लॉ। तो जैसे कि आपको पता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक प्रोसीजरल लॉ है, नाम से वाज़ेह है। तो प्रोसीजर लॉ को ही हम एडजेक्टिव लॉ भी कहते हैं। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर वो तमाम प्रोसीजर बताया हुआ है जो फॉलो किया जाएगा। सब्सटेंटिव लॉ को इन्फोर्स करने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा वो कहाँ पर मौजूद है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा तरीक़ेकार बताता है किस तरह एफआईआर कंप्लेंट होगी, किस तरह ट्रायल चलेगा, फिर अपील किस तरह हो सकती है, रिवीजन किस तरह हो सकता है, वो तमाम जो प्रोसीजर है यहाँ पर बताया हुआ है। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक प्रोसीजर लॉ है, एक तरीक़ेकार बताता है। लेकिन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के कुछ
सेक्शंस, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि सब्सटेंटिव नेचर के हैं, यानी कि कोई राइट ग्रांट करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिवेंटिव एक्शंस ऑफ पुलिस, इसके अंदर एक चैप्टर है जिसमें पुलिस को एम्पावर किया है कि वो प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकते। जब डिटेल में जाएंगे फिर हम इंशाल्लाह वहाँ पर पढ़ेंगे। इसके अलावा कोर्ट एम्पावर है कि हेबियस कॉर्पस की जैसी डायरेक्शंस इशू कर सकता है। ठीक है, तो क्या बात कही मैंने कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक एडजेक्टिव लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ नहीं है, लेकिन इसके कुछ प्रोविजंस सब्सटेंटिव नेचर के भी हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं वेदर इट इज़ एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है कि क्या ये लॉ मुकम्मल है, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर के हवाले से क्या ये लॉ मुकम्मल है, या इसके अलावा हमें इसके साथ कोई और लॉ भी देखने की ज़रूरत है, तब हम उस चीज़ को मुकम्मल फॉलो कर सकते हैं, तब हम क्रिमिनल प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ये किस तरह का है, एग्जॉस्टिव, यानी कि ये मुकम्मल है। ये आपको माइन्यूट डिटेल्स बताता है, तमाम डिटेल्स बताता है कि क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए, क्रिमिनल मैटर्स में क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, वो मुकम्मल तौर पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आपको बताता है। ठीक है, तो यही बात इस केस लॉ के अंदर भी है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को एग्जॉस्टिव लॉ ही समझा जाएगा। क्रिमिनल मैटर्स के हवाले से जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा वो कहाँ से देखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये किस किस्म का लॉ है। जनरल लॉ है तो क्या ये स्पेशल या लोकल लॉज के ऊपर अप्लाई होता है या नहीं। तो एक बात तो जहन में रख दें कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक जनरल लॉ है, जैसे कि पीपीसी एक जनरल लॉ है, इसी तरह कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी एक जनरल लॉ है। तो क्या ये वहाँ पर अप्लाई होता है कि मिसाल के तौर पे एक तो पीपीसी है जहाँ पर ऑफेंसेस डिस्क्राइब किए हुए हैं, कुछ और भी हमारे पास स्पेशल या लोकल क्रिमिनल लॉज हैं, तो क्या वहाँ पर ऑफेंडर को पनिश करने के लिए यही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में है या नहीं। तो इस बात को देखते हैं। तो सेक्शन 1 का सब सेक्शन 2 आप पढ़ें और सेक्शन 5 का सब सेक्शन 2 आप पढ़ें, वैसे अगले लेक्चर के अंदर हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन दोनों सेक्शंस के अंदर ये बात वाज़ेह लिखी हुई है कि अगर कुछ मैटर्स को स्पेशल या कोई लोकल लॉ गवर्न कर रहा है, वहाँ पर प्रोसीजर बताया हुआ है तो उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, और जहाँ पर वो लॉ ये बताता है कि इस मैटर के लिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को देखा जाए तो तब क्रिमिनल प्रोसीजर वहाँ पर फॉलो किया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एंटी टेररिज्म एक्ट, एंटी करप्शन एक्ट वगैरह, तो ये तमाम जो लॉज हैं इनमें जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा वो उन्हीं लॉज के अंदर मौजूद है। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्योंकि एक जनरल लॉ है तो वो तमाम मैटर्स जो कि स्पेशल या कोई लोकल लॉ डील करता है तो वहाँ पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो जो स्पेशल या लोकल लॉ वाले मैटर्स हैं वो स्पेशल या लोकल लॉ ही डील करेंगे, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वहाँ पर अप्लाई नहीं होता। जैसे कि आपको पता है कि स्पेशल लॉ ऑलवेज प्रिवेल ओवर जनरल लॉ। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर भी है। फिर उसके बाद लास्ट में हम एक चीज़ देखते हैं कि क्या यह सेंट्रल लॉ है या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटर्स जो हमारे सूबों की सूबाई असम्बलियाँ हैं, क्या वो भी इसे अमेंड या मॉडिफाई कर सकती हैं अपने लिए। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक सेंट्रल लॉ नहीं है, यानी कि इस तरह नहीं है कि जब पार्लियामेंट ही इसको अमेंड करेगी तब ये सूबों के लिए भी अमेंड होगा। तो हर प्रोविंशियल लेजिस्लेटर कम्पिटेंट है कि वो अपने लिए क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर तब्दीलियां कर सकता है, इसके अंदर अमेंडमेंट कर सकता है, इसके कुछ सेक्शंस को रिपील कर सकता है, मॉडिफिकेशंस कर सकता है। ये बात कहाँ पर डिसाइड हुई है, PLD 1964 लाहौर पेज नंबर 194। इस केस लॉ के अंदर भी यही बात डिसाइड हुई है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को प्रोविंशियल लेजिस्लेटर, सूबाई असम्बलियाँ इसको अपने लिए अपने सूबे में अप्लाई करने के लिए अपने सूबे के लिए इसको अमेंड कर सकती हैं। ठीक है, होप्स यहाँ तक आपको CRPC का बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।